नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। बात आज हम करेंगे उसी मुद्दे की जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है, देश में हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यह विषय एक आम जनमानस से जुड़ा हुआ है। यह विषय सामाजिक सद्भाव से जुड़ा हुआ है। यह विषय देश और प्रदेश के नियमावली से जुड़ा हुआ है, कार्यों से बना हुआ है जो पूरे देश को चलाते हैं। यह इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि इस देश में यह कहा जाता है कि देश को चलाने का काम देश के आईएएस अधिकारी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में जो आईएएस अधिकारी हैं, जो सरकारों को चलाते हैं, जो कि नीति निर्धारक हैं, जो कि बनाते हैं, उनके वो अगर 420 हो जाए, वो फर्जी हो जाए, वो षड्यंत्र करने लगे, तो इस देश का सोचिए क्या होगा। लेकिन आपको बता दें, जिसकी चर्चा लगातार हम कर रहे हैं, उस चर्चा में जो तमाम सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, उसमें अब यह निकल कर आ रहा है, हम बात कर रहे हैं फर्जी षड्यंत्र से, कूट रचित दस्तावेजों से फर्जी आईएएस बने संतोष वर्मा की। संतोष वर्मा के बारे में अब जानकारी आ रही है कि सरकार इसमें कड़ा रुख लेने वाली है और संतोष वर्मा को प्रतीक्षारत कर दिया गया है। एक तरह से कह दें कि अवकाश पर भेज दिया गया है। जीएडी जो कि सामान्य प्रशासन विभाग है, उसमें कुछ अधिकारियों को बिना काम का कर दिया जाता है, यानी कि पैदल कर दिया जाता है। उसको अगर देशी भाषा में कहें कि संतोष वर्मा को पैदल कर दिया गया है, कोई काम उन्हें नहीं दिया गया है। और मेरी जो जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार संतोष वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेज दिया गया है। उस प्रस्ताव में संतोष वर्मा की तमाम सारी चीजें जो आपको टीवी स्क्रीन पर भी चलती हुई दिखाई देंगी, गौर से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ये वो जानकारी है जो घट चुकी है, ये वो जानकारी है जो घटने वाली है, और इस जानकारी में एक बड़ी साजिश भी आपको दिखाई देगी। मैं सबकी एक एक कर चर्चा करूंगा। कुल मिलाकर जो फर्जी षड्यंत्र से, फर्जी कागजों से आईएएस बने संतोष वर्मा के खिलाफ सरकार ने मान लिया है, सरकार ने यह मान लिया है कि फर्जी आईएएस अधिकारी जो बने संतोष वर्मा, वो फर्जी कागजों से बने, वो जाली आदेश से बने, और यह सरकार मान चुकी है। फर्जी कागजों के आधार पर फर्जी जो आदेश थे उनके आधार पर, फर्जी कोर्ट के आदेश थे, उनके आधार पर संतोष वर्मा ने पदोन्नति ली और वो राज्य प्रशासनिक अधिकारी से वो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बन गए। सबसे बड़ी बात कि जब ये आदेश पहुंचे तो इस आदेश में जो सन्निष्ठा प्रमाण पत्र, जिसे इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो सर्टिफिकेट आखिर जारी क्यों किया गया? वो सर्टिफिकेट जारी नहीं होना था, वो सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, और उसी सर्टिफिकेट के जारी होने से, यानी कि एक तरह से वो क्लीन चिट होती है। जो मध्य प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग भारत सरकार के डीओपीटी यानी कार्मिक मंत्रालय, यानी कि मोदी जी के, यानी कि प्रधानमंत्री के मंत्रालय को भेजता है कि हमने इनको क्लीन चिट दे दी है, कहीं कुछ गलत नहीं है, आप इनको आईएएस अवार्ड कर दीजिए। तो जो सन्निष्ठा प्रमाण पत्र है, वो सन्निष्ठा प्रमाण पत्र यानी कि इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट क्यों जारी किया गया? अब जिस अधिकारी ने जारी किया या जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया, वो अधिकारी जवाब दे। इस पर जांच हो रही है। सरकार ने मान लिया है कि वो अब जांच इसमें चल रही है और जांच इसमें की जाएगी, पता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो किन आधार पर जारी किया गया, और जारी किया गया तो उसके पीछे कौन कौन था। ये सुन लीजिए, बहुत बड़ा, देखिए ये इतना बड़ा धोखा हुआ है ना सरकार के साथ कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सरकार ने मान लिया है। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने क्या कहा है। श्री वर्मा के विरुद्ध जाली और फर्जी दस्तावेज के आधार पर सन्निष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप के लिए विभागीय जांच अंतिम स्तर पर है। तो जिसने जारी किया है उसकी जवाबदेही बन जाती है। क्यों जवाबदेही बन जाती है? क्योंकि जो सीएनआर है, जो कोर्ट की वेबसाइट होती है, उसमें संतोष वर्मा का केस पेंडिंग था, और जब केस पेंडिंग था
तो आपने ये जो सन्निष्ठा प्रमाण पत्र है वो जारी क्यों कर दिया? गौर से समझिएगा, नपेंगे, बहुत सारे लोग नपेंगे। अब कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं दे पाए, इसको भी सुन लीजिए सरकार क्या मान रही है, मैं आपको बता देता हूं। श्री वर्मा के विरुद्ध जाली और फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो सन्निष्ठा प्रमाण पत्र है वो प्राप्त करने के आरोप विभागीय स्तर पर हैं। वर्तमान प्रकरण में संतोष वर्मा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं है। उनके द्वारा सतत मर्यादा विहीन वक्तव्य जारी किए जा रहे हैं। अंततः उन्हें चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया। उनको चार्जशीट भी जारी की जाएगी। गौर से सुनते रहिए साहब, पूरा पोस्टमार्टम किया है इसका, और अगर नहीं करते तो सरकार के साथ बड़ा धोखा हो जाता, और क्या होने वाला था सरकार के साथ वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब संतोषजनक वो जवाब नहीं दे रहे हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, तो चार्जशीट की जा रही है। अब क्या है आपको बता दें, जज रावत की शिकायत पर जेल चले गए वर्मा। ये तो लगातार हम बता रहे हैं कि जो पहले तो तीनों जजों ने मिलकर षड्यंत्र किया, षड्यंत्र करने के बाद जब अचानक से महिला आई, उसने कहा कि साहब एक ऑर्डर लगा दिया गया है जिसमें राजीनामा हो चुका। महिला ने शिकायत कर दी कि मैंने तो कोई ऐसा राजीनामा किया नहीं। तो अचानक से जीएडी ने वो पत्र वापस भेज दिया, और जब इंदौर पुलिस को वापस भेजा तो जो कोर्ट में पहुंचा तो जज ने कहा कि मैं फंस गया। ब्रजेंद्र रावत को लगा कि मैं फंस गया, तो उन्होंने शिकायत कर दी, थाने में शिकायत कर दी। संतोष वर्मा जेल चले गए, 6 महीने की जेल चले गए, सस्पेंड उनको कर दिया गया। तो पीड़ित महिला, अब सबसे बड़ा सवाल है, देखिए ब्रजेंद्र रावत जो जज थे, उनकी शिकायत पर तो कौन, फर्जी आईएएस संतोष वर्मा जेल चले गए। लेकिन जो मूल शिकायत थी, पुरानी शिकायत थी उस महिला की, जिसके साथ शारीरिक शोषण हुआ, 4 बार गर्भपात कराए गए, और जब गर्भपात कराने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे तो चारों डॉक्टरों के नाम उस शिकायत में लिखे हुए हैं, और यह भी लिखा है कि उन डॉक्टरों के यहां जाके संतोष वर्मा ने अपने आप को मेरा पिता बताया कि मैं गर्भपात करवा रहा हूं। कल्पना कीजिए, वो जो मूल शिकायत थी, उस मूल शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस मूल शिकायत पर संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? उस मूल शिकायत पर संतोष वर्मा को जेल क्यों नहीं भेजा गया? उस मूल शिकायत पर संतोष वर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वो मूल शिकायत, उस महिला की शिकायत, गंभीर मामला था, लेकिन सेटिंग का खेल चल रहा था। पहले तो जज भी सेटिंग खेल रहे थे ना, लेकिन जब जज साहब के ऊपर बात आई तो जज साहब ने शिकायत कर दी और संतोष वर्मा जेल चले गए। अब आप सुन लीजिए, आईएएस संतोष वर्मा सस्पेंड हो गए और प्रकरण पेंडिंग था। जो कोर्ट की वेबसाइट है, जिसे सीएनआर नंबर कहते हैं, वो प्रकरण पेंडिंग था। अब जब प्रकरण पेंडिंग था और एक अधिकारी जेल चला गया, तो जनाब मैं पूछना चाहता हूं कि वो सस्पेंड थे, उसके बावजूद भी उनको बहाल किसने किया? अब यह भी मैं आपको बता दूं, संतोष वर्मा जिला कोर्ट पहुंचे जमानत के लिए, जब गिरफ्तार हो गए थे। जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे तो जज साहब ने कहा कि इसमें कूट रचित षड्यंत्र पूर्वक कागजात बनाए गए, लिहाजा मैं जमानत कैंसिल करता हूं। ऐसा ही आदेश हाईकोर्ट ने भी कर दिया। उसके बाद ये गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से इनको मिली जमानत, और जमानत जो इनको सुप्रीम कोर्ट से मिली, उस जमानत में लिखा था कि पूछताछ करते रहेंगे, पूछताछ में सहयोग की शर्त पर इन्हें जमानत दी जाती है। लेकिन ये पूछताछ में सहयोग ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि पूछताछ में अगर सहयोग कर रहे होते तो इस प्रकरण में प्रक्रिया आगे बढ़ती, लेकिन पूछताछ में सहयोग ही नहीं कर रहे थे। सरकार ने भी जो जवाब मांगा, सरकार ने भी कहा कि साहब ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं, यानी कि सहयोग पूछताछ में ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो अब अगला सवाल सरकार से कि क्या सुप्रीम कोर्ट से जो जमानत इनको मिली है, वो जमानत कैंसिल कराने के लिए सरकार कोर्ट जाएगी? क्योंकि ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये पूरा मामला सरकार ने खुद मान लिया कि सहयोग नहीं कर रहे, जो जवाब इनसे पूछा जा रहा है वो जवाब ही नहीं दे रहे। अब क्या हुआ?
अब सरकार जमानत कैंसिल करने की अपील करेगी क्या, ये इंतजार करना पड़ेगा। सरकार में बैठा कोई आदमी जो इनका खैर ख्वाह है वो इन्हें बचाएगा तो नहीं, क्योंकि बैठा तो है, इस बात को समझ लिया। अगर बैठा नहीं होता तो इतने दिन तक ये मामला दबता नहीं। और जब जमानत कैंसिल होगी तो क्या सरकार इन्हें गिरफ्तार करेगी क्या, ये सरकार से सवाल है। एक और सवाल है कि जो मूल शिकायत है उस महिला की जिसने कहा कि साहब 4 बार गर्भपात, कितना बड़ा अपराध है। एक तो शारीरिक शोषण, फिर गर्भपात कराना, और वो शिकायत पेंडिंग थी। वो जो मूल महिला है वो शिकायत उसकी पेंडिंग थी, हाईकोर्ट में केस पेंडिंग था, अभी तारीख उसमें लगनी है। उस पर तो सामान्य प्रशासन ने ध्यान ही नहीं दिया, उस पर तो इंदौर पुलिस ने ध्यान ही नहीं दिया। उसकी जानकारी सबको थी। देखिए, ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, ये राज्य प्रशासनिक सेवा का व्यक्ति था, ये आईएएस अधिकारी था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है, पता था, लेकिन तथ्यों को छुपाकर इसे आईएएस बनाना था। और इसके पीछे एक पूर्व एसीएस स्तर का अधिकारी था जो अभी भी इन्हें बचाने का प्रयास कर रहा है। फाइल किस तरीके से गोलमाल की गई वो भी मैं आपको बताता हूं। अब सवाल यह होता है कि निलंबित आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को बहाल किसने किया। अब अगला सवाल यह आता है, तो मैं यह खुलासा भी करने जा रहा हूं कि जो निलंबित आईएएस अधिकारी है संतोष वर्मा, उसको बहाल करने का काम वर्तमान मध्य प्रदेश की सरकार के जो बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं उन्होंने किया। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि संतोष वर्मा कैट में चले गए। जितने भी अधिकारियों के केस होते हैं वो कैट में जाते हैं। कैट आदेश करता है, तो कैट जब आदेश करता है तो उस आदेश की समीक्षा किसने की? आपके सामने लिखा हुआ है। उस आदेश की समीक्षा किसने की? और जिस अधिकारी ने उस आदेश की समीक्षा की, मुझे लगता है वो व्यक्ति भी संदिग्धता के दायरे में आ रहा है। यह सरकार तय करे कि वो समीक्षा गलत हुई, सही हुई। क्योंकि अगर ये तो सभी को पता है कि संतोष वर्मा, मेरी कई भारत सरकार के जो सचिव हैं उनसे बातचीत हो चुकी है, मध्य प्रदेश के जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं उनसे बातचीत हो चुकी है, वर्तमान में जो आईएएस अधिकारी हैं उनसे बातचीत हो चुकी है। वो सभी ये कह रहे हैं कि संतोष वर्मा को बहाल करना ही नहीं था, क्योंकि एक तो केस पेंडिंग नजर आ रहा था। बहाल करने के पहले देख तो लेते कि इनके जो प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। सबको पता था। आप ऑनलाइन चले जाते, ऑनलाइन कोर्ट में आप सीना नंबर देख लेते, वहां से आपको पता चल जाता कि साहब ये तो प्रकरण पेंडिंग है, तो कोई बहाल ही नहीं करता। इसी मामले पर 2 जज सस्पेंड हो चुके हैं। उनकी पूरी चैटिंग, उनकी पूरे जो ऑनलाइन उन्होंने चैटिंग की है, जो एसएमएस की है, सारी चीजें, सारी प्रूफ हैं। और ये बात कहीं और नहीं कह रहा हूं, ये तो जो जज हैं, वो जज हैं, उनके आदेश में लिखा हुआ है। इस चैटिंग का जिक्र सबूतों के साथ उस आदेश में किया हुआ। बावजूद इसके कैट के आदेश की समीक्षा करते हुए जिस अधिकारी ने संतोष वर्मा को सस्पेंशन खत्म किया और महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया, सबसे बड़ी बात है कि इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात, जब संतोष वर्मा को आपने बहाल कर दिया तो जीएडी में जो सचिव मौजूद थे, शैलवेंद्रम उनका नाम है, वो जीएडी के सचिव भी थे और वो कृषि के भी सचिव थे। और संतोष वर्मा को क्या बनाया? कृषि का उप सचिव बनाया। यानी कि जहां आपकी फाइलें चल रही हैं, जहां आपकी जांच चल रही है, जहां जहां आपके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, आप उन्हीं के अधीन थे, तो आप फिर गड़बड़ झाला तो स्वाभाविक तौर पर नजर आ रहा है। तो यहां वो अधिकारी भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले पर लोक अभियोजन, पुलिस, जीएडी के अधिकारियों की जांच क्या सरकार कराएगी? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बात को गंभीरता से समझिए। ये कोई बयान सब बहुत पीछे छूट गया। बयान से कोई मतलब नहीं है। ये बयान इस तरह से देते रहते हैं। यहां पर सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अधीन है। भारत सरकार में कार्मिक विभाग किसके अधीन है? डीओपीटी मिनिस्ट्री जिसे कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अधीन है। तो
ऐसे लोग जिन लोगों ने फर्जी कागजातों के आधार पर फर्जी आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को बहाल कर दिया, वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विभाग के साथ भी खिलवाड़ कर रहे थे और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो डिपार्टमेंट है डीओपीटी, उसकी आंखों में भी धूल झोंक रहे थे। इस बात को गंभीरता से समझिए। तो अब इस पूरे मामले में जो लोक अभियोजन, इंदौर की पुलिस, जीएडी डिपार्टमेंट के अधिकारी और जिन लोगों ने वो प्रमाण पत्र जारी किया, क्या इन सब की जांच होगी? इन सब की जांच की जाएगी? इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच इसलिए होनी चाहिए, देखिए क्या होता है कि कभी कभी आपकी जुबान पर कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो आपकी दबी हुई गंदगी को उजागर कर देते हैं। ब्राह्मण समाज की लड़की को लेकर आपने महिलाओं को लेकर, बालिकाओं को लेकर एक बयान दे दिया और उस बयान के मद्देनजर जो खेल हुआ, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, वो खेल उजागर हुआ कि कैसे लोग, हमने व्यापम मध्य प्रदेश में सुना, बहुत सारी परिवहन की भर्तियां हुई, व्यापम की भर्तियां हुई मध्य प्रदेश में हमने सुना, लेकिन फर्जीवाड़ा आईएएस अधिकारी में। और ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने कई ऐसे जो अधिकारी जिनके खिलाफ कोर्ट में प्रकरण चल रहे थे, जिनके खिलाफ कोर्ट में प्रकरण पेंडिंग थे, जिनके खिलाफ ऐसी शिकायतें थी, यकीन मानिए मध्य प्रदेश के ही सामान्य प्रशासन विभाग ने उन लोगों के नाम डीपीसी से हटा दिए जो राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन के लिए जाते हैं, उन लोगों के नाम हटा दिए। 2024-25 की जो आईपीएस की जो डीपीसी थी, 5 लोगों के नाम उसमें थे, वो इसलिए कैंसिल कर दी कि साहब एक व्यक्ति के खिलाफ जांच चल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग में सब में भांग घुली हुई है, बिल्कुल नहीं, बहुत बेहतर काम कर रहा है। लेकिन कुछ चुनिंदा ऐसे विषय हैं जो बताते हैं कि कितना गड़बड़ झाला किया है, और उनमें से संतोष वर्मा का एक बड़ा कांड है। अब ये किसकी शय पे हुआ? पूर्व आईएएस अधिकारी, पूर्व एसीएस अधिकारी, ये सब कुछ उनकी शय पर चल रहा था, उनके दबाव में चल रहा था, उनकी मित्रता में चल रहा था, उनसे जुड़े हुए जो अधिकारी थे उनकी शय पर चल रहा था। अब इसमें निकल कर क्या आ रहा है? देखिए साहब, मध्य प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया। फैसला सरकार ने इसलिए लिया क्योंकि ब्राह्मण समाज उद्वेलित हुआ, और ब्राह्मण समाज के साथ साथ जो बाकी दूसरे समाज भी थे, क्षत्रिय समाज, अनुसूचित जाति समाज, अनुसूचित जनजाति समाज, हर किसी समाज ने इस बात की निंदा की। और निंदा करते हुए उन लोगों ने कहा कि इस देश में किसी भी समाज में किसी भी बहन बेटी के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा तो वो समाज में बेहतर नहीं माना जाएगा। बात को समझिए। और उसके बाद जब कल घोषणा हुई कि आज, कल इस बात की घोषणा हुई कि आज बल्लभ भवन का घेराव किया जाएगा, सांकेतिक तौर पर किया जाएगा, वो किया भी गया, और 14 तारीख को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश से समाज के लोग इकट्ठे वहां पर होने जा रहे हैं। तो सरकार ने आज मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले सरकार की जो उपलब्धियां थी, 2 साल की उपलब्धियां, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, तमाम सहभागिता का काम किया है, सामाजिक सरोकारों का काम किया है। तो सरकार ने आज अपनी 2 साल की उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बहुत सारी उपलब्धियों का जिक्र किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले सरकार ने इस बात को लेकर एक संकेत जारी कर दिए कि आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है, सरकार सख्त है, उन्हें अवकाश पर भेज दिया गया है, और उनके खिलाफ बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। और उसमें ये तमाम तरह की चीजें आ गई कि फर्जी आधार पर, फर्जी कोर्ट के आधार पर उन्होंने जो सरकार ने जो नोटिस इशू किया था उसका जवाब वो नहीं दे पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के पास जो विभाग है और देश के प्रधानमंत्री के पास जो विभाग है, उन दोनों विभागों के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है,
और उस धूल को झोंकने की कोशिश किसी और ने नहीं की, बल्कि सिस्टम में बैठे लोगों ने की। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कॉल का जो ऑर्डर था उसमें क्या क्या था, क्योंकि जिला कोर्ट से आपकी जमानत रद्द कर दी गई, हाई कोर्ट से आपकी जमानत आपको नहीं मिली, आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूछताछ की शर्त पर आपको जमानत दी जाती है, लेकिन सरकार खुद यह मान रही है कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनसे जो जवाब मांगा गया वो संतोषजनक नहीं था। तो क्या अब इनकी जमानत को रद्द करने की अपील सरकार करेगी, इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? और दूसरी बड़ी बात कि जो महिला, पीड़ित महिला जिसने शिकायत की थी कि उसका 4 बार गर्भपात कराया गया, शारीरिक शोषण किया गया, चारों डॉक्टरों के नाम लिखे हुए हैं और उसके बावजूद भी उस मामले पर कोई भी अब तक ना गिरफ्तारी हुई, ना इन्हें जेल भेजा गया। वो मूल शिकायत जो कि आईएएस की नियुक्त होने से पहले 2 जजों के आदेश से भी पहले की शिकायत है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उसे दबा दिया गया, प्रभाव से उसे नकार दिया गया। क्या उस पर प्रकरण दर्ज होगा? दूसरी सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं, असल में अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो मध्य प्रदेश में किसी को भी नहीं पता। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी ने सोचा नहीं था कि डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे लोग थे, राजनीति में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस बात से आहत थे कि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। क्या सरकार का माहौल खराब करने की कोशिश थी? सरकार का माहौल बिगाड़ने की यह कोशिश थी? और सरकार का माहौल बिगाड़ने में, सरकार का माहौल खराब करने में इसमें कुछ अधिकारी और कुछ राजनेता शामिल थे। क्या सरकार इस बात की जांच कराएगी? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस पूरे खेल में मध्य प्रदेश के कुछ राजनेता जो केंद्र और मध्य प्रदेश में हैं, कुछ मंत्रिमंडल में भी मौजूद हैं और कुछ जो पैदल हो चुके हैं, वो राजनेता सरकार का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। वो दिल्ली को एक संकेत देने की कोशिश कर रहे थे कि इस पूरे मामले में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, इसलिए कुछ लोग ये माहौल करा रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि एक पूर्व एसीएस स्तर का अधिकारी जो वर्तमान में सरकारी पद पर नहीं है, ये पूरी साजिश उस अधिकारी के द्वारा रची गई। ऐसे ही यूं ही संतोष वर्मा ने यह बयान नहीं दे दिया, ये पूरी साजिश रची गई और साजिश रचकर मुख्यमंत्री के विभाग को, सामान्य प्रशासन विभाग को, प्रधानमंत्री के विभाग को यानी कि डीओपीटी डिपार्टमेंट को गुमराह करने की कोशिश की, आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। यह कोई छोटी मोटी साजिश नहीं थी, यह सरकार को अस्थिर करने की साजिश थी। सरकार को अस्थिर करने की साजिश में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सामाजिक वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की गई थी, समाज में टकराव पैदा करने की कोशिश की गई थी। आपको याद होगा 2018 में सवर्ण बनाम दलित जो चंबल संभाग में हुआ, वो सबको पता है। उसमें दंगे हुए, उसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई। वैसा ही माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई जिससे सरकार अस्थिर हो जाए और अस्थिर होने के बाद वर्तमान में जो सरकार के मुखिया उन पर सवाल उठे और राजनीति और तमाम ऐसे राजनेता और अधिकारी जो इस फैसले से खुश नहीं है, मजबूरन केंद्र सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मंगानी चाहिए, अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को सक्रिय करना चाहिए और उन लोगों को चिन्हित करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस मसले पर बर्खास्तगी के साथ साथ सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल हैं उन सबको सामने आना पड़ेगा, जिसलिए भविष्य में कोई नकली आईएएस फर्जी पेपर के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसा महत्वपूर्ण पद ना हासिल कर पाए, ना हत्या पाए। हमारी नजर बनी रहेगी, दिल्ली में क्या प्रस्ताव जाता है, उस पर क्या कार्रवाई होती है, हम आप तक उपलब्ध कराते रहेंगे। मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।
आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर रहे हैं। अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य पहले आदिवासी संवार रहे हैं। 25 वर्ष पहले अटल जी ने प्रदेश के